हेलो। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज़ तान्या एंड आज के सेशन में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ इंग्लिश के फ्रॉम FAA एग्जाम, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। ठीक है, आज का जो सेशन है इसमें मैं आपको 2022 एंड 2024 में जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं, 10 मार्क्स का इंग्लिश का सेक्शन रहता है। 10 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द 2 क्वेश्चन पेपर्स मैं आज के सेशन में आप लोगों को कवर करवाऊंगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को कंप्यूटर के PYQs भी करवाए हैं। अगर वो आपने अभी तक सेशन नहीं देखा है, गो एंड वॉच इट। ओके, एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंग्लिश की बात करें हम तो इंग्लिश बहुत स्टूडेंट्स को बहुत आसान लगता है और बहुत स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी लगता है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है अपने सेशंस में कि मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप लोगों को बेसिक्स लेवल से चीज़ें समझाऊं, ताकि जब आपको एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको अपने सारे कंसेप्ट्स ध्यान में हो एंड अकॉर्डिंगली आप आंसर करें क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन पेपर 2024। 10 क्वेश्चन पहले इंग्लिश के 2024 क्वेश्चन पेपर में से हम लोग करेंगे। एंड एक और चीज जो मैंने आप लोगों को बतानी है, इट इज रिलेटेड टू द कोर्स फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्स क्लासेस ऑनलाइन बैच कल से स्टार्ट हो रहा है 4 दिसंबर से ऑन अवर एप्लीकेशन जेके एग्जाम क्रैकर। आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हो। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो मुझसे पढ़ना चाहता है इंग्लिश कंप्यूटर स्पेसिफिकली, मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाने वाली हूँ इस बैच में। तो फ्रॉम वेरी बेसिक्स लेवल, फ्रॉम द बिल्कुल जीरो लेवल, अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। कल सुबह से मैं अपनी क्लासेस जो हैं इस बैच पे स्टार्ट कर रही हूँ, तो यू कैन एनरोल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सेशन। सो हियर वी हैव अवर, जस्ट अ सेकेंड। ओके, here we have our questions. Question number 1 जो है वो है snake in the grass. It's an idiom. एक idiom होता है snake in the grass. इसका क्या मतलब है from the given options, हमें ये बताना है। ठीक है, snake in the grass आप लोगों ने अक्सर सुना होगा या कभी यूज भी किया हो सकता है। हम लोग अक्सर बोलते हैं आस्तीन का सांप, है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो मतलब हमारे वो आसपास ही हमारा कोई दुश्मन है, बट हम उसे रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारे अराउंड ही है वो, है ना। तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं स्नेक इन द ग्रास। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, सीक्रेट ऑफ हिडन एनिमी, अनफॉरगॉटन हैपनिंग, unrecognizable danger or unreliable person. So from the given options, the correct answer here is option C। ठीक है, कई जगह पर ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पेपर में आया था सीक्रेट ऑफ हिडन एनिमी, लेकिन कई जगह पर सीक्रेट और हिडन एनिमी भी है, तो अकॉर्डिंगली ये भी आंसर बनता है। बट क्वेश्चन पेपर में सीक्रेट ऑफ आया था तो हम उसको ऑब्वियसली करेक्ट नहीं कर सकते जैसा उन्होंने पूछा है। तो करेक्ट आंसर इज अनरिकग्नाइजेबल डेंजर, ऐसा डेंजर या ऐसा दुश्मन जो हमारे आसपास है पर हम उसे रिकग्नाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ द वर्ड एडमोनिश। एडमोनिश वर्ड का मतलब क्या होता है? सिनोनिम तो मुझे लगता है सबको पता होगा, सिनोनिम का मतलब होता है मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग, है ना। तो थ्रेटन, प्रेज, शैलो और अपील, व्हाट इज द राइट आंसर? एडमोनिश वर्ड का मतलब क्या होता है? एडमोनिश वर्ड का मतलब होता है डिसअप्रूव, है ना कर देना, डिसअप्रूव कर देना। हम ये कह सकते हैं रेप्रिमेंट भी हम लोग यूज करते हैं, किसी को थ्रेटन करना, डांट देना, ना कर देना, डिसअप्रूवल शो कर देना, उसी को हम लोग कहते हैं एडमोनिश। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थ्रेटन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा है ऑफ वर्ड एग्नी। एग्नी वर्ड का ऑपोजिट क्या होता है? अब देखो, जब भी हम ऑपोजिट्स करते हैं, मेरा हमेशा ये रूल है कि मैं पहले आपको वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग रिलेट करेंगे कि उसका ऑपोजिट क्या होता है ना। तो एग्नी, एग्नी वर्ड का मतलब क्या होता है? एग्नी वर्ड का मतलब होता है सफरिंग। ठीक है, अ फीलिंग ऑफ बहुत ज्यादा सफरिंग, परेशानी, ऐसी जो फीलिंग्स होती हैं या ऐसी सिचुएशन को हम लोग एग्नी बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, है ना। अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस ही इसका ऑपोजिट आएगा। तो वी हैव ऑप्शंस लाइक प्लेजर, ब्लिस, एस्टेसी और फेयर। तो राइट आंसर हियर इज, जो इसका डायरेक्ट ऑपोजिट बनता है, इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का है। ठीक है,
और देखिए क्या बोला है, रीअरेंज द जम्बल फ्रेजेस इन द मीनिंगफुल रेफरेंसेस। अब एक चीज, ये क्वेश्चन जब पेपर में आया था ना, तो इसका सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा मतलब जब ये पेपर में आया था तो इसके सॉल्यूशन रिलेटेड या इसके आंसर रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्या दिया था, आर फ्री की जगह आर ट्री लिखा हुआ है, आर ट्री फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ था क्वेश्चन में, तो बट एक्चुअल इज आर फ्री फ्रॉम। तो वो लेटर ऑन हमने ये रियलाइज कर लिया था एंड अकॉर्डिंगली करेक्शन भी करवा दी गई थी। तो अकॉर्डिंगली एक बार जरा आप लोग देखिए कि क्या आंसर बनता है यहाँ पर। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, देखो हमारा आंसर जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ऑप्शन नंबर 4 से, क्योंकि whenever we do rearrangement of sentences we try to find out the introductory sentence or the subject of the sentence। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। टुंड्रा रीजन आर फ्री फ्रॉम, ठीक है, आर फ्री फ्रॉम आइस, क्या हो गया 4-1, फ्री फ्रॉम आइस ड्यूरिंग द शॉर्ट समर, free from ice during the short summer, and low plants like mosses and clenches grow abundantly। ठीक है, 7-3-6-2, this is the right arrangement for this particular सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन पेपर में कब हुआ था, फ्री की जगह ट्री लिखा था, तो वो करेक्शन हमने ऑलरेडी कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रेपोजिशंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब हम प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं तो बेसिक यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन तो हमें आना ही चाहिए कि एट कहाँ लगता है, इन कहाँ लगता है, ऑन कहाँ लगता है, फ्रॉम कहाँ लगता है, ऑफ कहाँ लगता है। ये तो बेसिक जो इनका मतलब है या बेसिक यूजेज ऑफ दीज प्रेपोजिशंस तो हमें पता होना चाहिए। बट विद दिस वी शुड नो फिक्स प्रेपोजिशंस। फिक्स प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? फिक्स प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ एक प्रेपोजिशन लगता है और वो हमेशा वैसा ही लगता है, फिक्स्ड रहता है उस वर्ड के साथ, तो दे आर कॉल्ड फिक्स प्रेपोजिशंस। देन वी हैव फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स मतलब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट प्रेपोजिशन के साथ डिफरेंट मीनिंग फॉर्म करते हैं, तो वो भी प्रेपोजिशन की फॉर्म में ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जब हम प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं तो मुझे किसी और का पता नहीं, बट स्पेसिफिकली मैं अपने लेक्चर्स की बात करूँ तो मैं आपको सब इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशंस भी करवाती हूँ एंड इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स भी करवाती हूँ। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते आए हैं उनको ये चीज़ पता होगी। तो क्या है, ही हिंटेड डैश सम लॉस ऑफ ट्रेजर, तो इसका करेक्ट आंसर है ही हिंटेड एट सम लॉस ऑफ ट्रेजर। हिंटेड एट, जैसे हम बोलते हैं ना पॉइंट करना किसी चीज की तरफ, किसी चीज की तरफ हिंट करना, तो उसके लिए हम जनरली एट लगाते हैं। तो हिंटेड एट सम लॉस ऑफ ट्रेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला है, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। अब एक बहुत अहम टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सिलेबस में रहता है वो रहता है एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं इफ दिस सेक्शन और इफ दिस टॉपिक इज इन योर सिलेबस। तो उसी में से क्वेश्चन है, हम लोगों को सेंटेंस दिया है, हमें बोला है मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब अगर ये एक्टिव वॉइस है तो इसको पैसिव ढूंढो, अगर पैसिव है तो इसका एक्टिव ढूंढो। तो हमें बोला है बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब जब आप पढ़ते हैं तो हम इसको चेंज करते हैं या इसका एक्टिव और पैसिव हम लोग फाइंड आउट करते हैं एज पर द टेंस यूजेज। हमें टेंस, वर्ब, इन सब की यूजेज पता होनी चाहिए, फिर ही हमें पता चलता है कि इसका पैसिव क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूज हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाता है, एक तो बीइंग लग जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट वॉज बीइंग played by the boys। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि हाउ वी कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। ओके, नेक्स्ट वन, आर्टिकल्स का क्वेश्चन है। क्या बोला है, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन डैश वेस्ट। ए एंड द, दीज आर द आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में हमें इन्हें कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना होता है, यही यूजेज समझना होता है। एंड जब भी हम लोग डायरेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, पोजीशंस की बात करते हैं, पोजीशंस एज इन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है, या फिर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे हम लोग बात करते हैं, तो हम उनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। एज यू कैन सी द ईस्ट है तो यहाँ पर भी द वेस्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी,
Next one, choose the correct option. If I had left early like everyone else did, I dash sitting here now listening to all this rubbish. अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं ये टेंस में से ही है। और टेंस के साथ ही ना कई बार पढ़ाया जाता है, कोई पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ाता है, हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस का हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, बस वहीं से ये क्वेश्चन जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जहाँ पे कंडीशन दी हो, जहाँ पे इफ से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है कि अगर मैं जल्दी निकल जाता तो ऐसा होता। ठीक है, तो देखो इफ क्लॉज में जब हमारे पास पास्ट परफेक्ट होता है ना, तो जो हमारा मेन क्लॉज होता है उसमें हम वुड लगाते हैं। तो हियर वी हैव वुडंट बी सिटिंग हियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अगेन जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, अगर तो आपको ये आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ये चीज़ें नहीं आती, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एमसीक्यूज करवा रही हूँ, तो वी शैल सी इन अवर लेक्चर्स कि ये कैसे कैसे होता है। ठीक है, और जिन्होंने ये पेपर दिया है उनको पता है कि ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं और वही एग्जाम में आई भी थी। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं। पिक आउट द क्लॉज इन द गिवन सेंटेंसेस। क्लॉजेस का एक कंसेप्ट सिलेबस में रहता है और इसमें क्या क्वेश्चन आता है, एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें से क्लॉज फाइंड आउट करना होता है। कई बार टाइप ऑफ क्लॉज फाइंड आउट करना होता है, कई बार सिर्फ हमें ये बताना होता है, जैसे कि यहाँ दिया है कि क्लॉज क्या है सेंटेंस में। तो नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्लॉज क्या है? व्हेन इवनिंग केम। ठीक है, दिस इज अ क्लॉज। और ये कौन सा क्लॉज है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। नेहा ने खेला, नेहा प्लेड, कब? व्हेन का आंसर कर रहा है। तो जो भी हमारे एक्शन से रिलेटेड कब, कहाँ, कैसे, ऐसे वाले क्वेश्चंस का आंसर करते हैं ना, वो एडवर्ब क्लॉज होते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। चलो ये हो गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम द टॉपिक नरेशन। ये 2024 क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, नरेशन। ये भी हमारे सिलेबस में है। नरेशन में भी जैसे हम एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस करते हैं ना, नरेशन में भी हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट सेंटेंसेस का कन्वर्जन करना होता है। ओके, सो देखिए, ही सेड टू अस, व्हाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। ही सेड टू अस, व्हाई, क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेड टू किस में चेंज होता आता है? आस्क्ड में। ही आस्क्ड अस। क्वेश्चन है व्हाई आर यू ऑल, है ना, तो व्हाई यू वर ऑल हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, है ना। तो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर भी मिस्टेक होता है, कई स्टूडेंट्स आंसर डी मार्क करते हैं, व्हाई वर वी ऑल। तो क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको वापस इंटेरोगेटिव नहीं बनाना है, सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, सो आंसर इज सी हियर। तो इसके साथ खत्म होता है क्वेश्चन पेपर 2024 इंग्लिश का सेट। अब जो क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ वो है फ्रॉम क्वेश्चन पेपर 2022 FAA। डन, करते हैं, फिर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा यहाँ पे क्या है? ईडियम है। ईडियम क्या है? अ वेट ब्लैंकेट। हम किसे कहते हैं अ वेट ब्लैंकेट? एक ऐसे पर्सन को वेट ब्लैंकेट कहा जाता है जो सारी इंजॉयमेंट जो है स्पॉइल कर देता है। ठीक है, अक्सर मतलब आप खुद भी रिलेट कर सकते हो, और मैं हमेशा कहती हूँ वर्ड्स को, ईडियम्स को ऐसे याद करो रिलेट करके। आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है या ऐसा चीज है जो बिल्कुल वैसा है जो ये वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है, या जो ये ईडियम एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप उससे रिलेट करके याद रख सकते हो। तो आपके पास या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा इंजॉयमेंट थोड़ी सी स्पॉन्ज कर दे, मतलब इंजॉयमेंट स्पॉइल कर देता है, नॉट स्पॉन्ज, स्पॉइल कर देता है, तो उसी को हम लोग वेट ब्लैंकेट कहते हैं। तो वेट ब्लैंकेट क्या हो गया? अ पर्सन हु एंड्स इंजॉयबल एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ABCD। पढ़िए और देखिए क्या होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ट्राई टू फाइंड आउट द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस और द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें समझ आता है कि इस अरेंजमेंट में जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है वो है हल्दी। हल्दी की बात हो रही है। ठीक है, तो हल्दी को इंट्रोड्यूस कौन से सेंटेंस में किया गया वो देखो। तो हल्दी को इंट्रोड्यूस किया गया है बी में। तो बी के अकॉर्डिंग देखें तो ए और सी हमारा एलिमिनेट हो गया, वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर बी एंड डी। तो अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं, हल्दी ऑल्सो नोन एज टर्मरिक ऑल ओवर द वर्ल्ड इज अ वेरी हेल्दी फूड। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है वो बताया है ऑप्शन नंबर ए में। ये राइजोम ग्रुप ऑफ प्लांट से बिलोंग करती है। अंडरग्राउंड ट्यूबर्स ऑफ द प्लांट में एक्चुअली
होती है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि इंडिया में इसका क्या यूज़ है और इंडिया में एज अ मेडिसिनल पर्पस इसका क्या इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो बताया गया है। तो आंसर इज BACT, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Question. Select the right sentence. 4 sentences are given here and you have to select the correct sentence. ठीक है, और ये अगेन क्या है, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव पैसिव नहीं, नरेशन पर क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, क्या बोला है, ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। जब भी प्लीज होता है ना तो प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वहीं से आंसर निकल जाता है। कहाँ बोला है रिक्वेस्ट, ही रिक्वेस्टेड हिम, यहीं से आंसर निकल गया, और किसी में तो बोला ही नहीं है हमें, है ना। तो ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न्ड। नेक्स्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, 4 सेंटेंस दिए हैं और क्वेश्चन में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस रिटन इन द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस हम कैसे पहचानते हैं, देखो पैसिव वॉइस में सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पैसिव सेंटेंस हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा पैसिव है तो आप बता सको, उसमें थर्ड फॉर्म होगी हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो गए, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड के बाद तो हम वैसे ही थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है ना। विल शैल फ्यूचर में यूज हो तो उनके बाद भी कोई ऐसा वर्ड होगा जैसे बी हो गया, बीन हो गया, ऐसे वर्ड्स के बाद भी थर्ड फॉर्म, ये हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव में। तो पैसिव की सबसे बड़ी पहचान होती है वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो विल चेक वन बाय वन, ऑप्शन डी से चेक करो। द ड्रामा टीचर चोज, इट्स वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पैसिव नहीं है, ठीक है। यहाँ देख लो अगेन सेकंड फॉर्म, ये भी पैसिव नहीं है। इन द सेकंड सेंटेंस द डायरेक्टर चोज हिम एज द लीड डायरेक्टर, अगेन सेकंड फॉर्म, ये भी पैसिव नहीं है। अब यहाँ देखो, मच टू हिज सरप्राइज ही वॉज चूजन एज द लीड एक्टर बाय द डायरेक्टर, वॉज चूजन, हेल्पिंग वर्ब was and verbs थर्ड फॉर्म, ये हो गया पैसिव, पहचान लिया हमने, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन है वर्ब पर एंड प्रेपोजिशन पर। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ब सॉरी प्रेपोजिशन, फाइंड और सिलेक्ट द राइट प्रेपोजिशन इन द ब्लैंक। His infatuation dash the girl led him astray. Infatuation. What do we mean by infatuation? Infatuation means obsession, liking, strong liking किसी के लिए, ठीक है। तो उसकी लाइकिंग उस लड़की के लिए और ये मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी हमें वर्ड में सेंस आती है ना ऐसी के लिए, तो के लिए का मतलब बस इतना लगा लो कि फॉर होता है, ठीक है। हेल्थ के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल, फॉर हेल्थ, तुम्हारे लिए लाया हूँ, फॉर यू, उसके लिए लाया था, फॉर हिम, है ना। तो के लिए मतलब फॉर, तो हिज इन्फेचुएशन किसके लिए, उस गर्ल के लिए, तो आंसर इज फॉर। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इट वेरी ऑफन डैश हेयर इन अप्रैल, रेन्स, रेन्ड, इज रेनिंग और हैड रेन। अब क्या बोला, इट वेरी ऑफन, ऑफन का मतलब होता है, ऑफ्टन का मतलब क्या होता है, आमतौर पर, ठीक है, या फ्रिक्वेंटली हम बोल सकते हैं, है ना। तो जब भी हम लोग ऐसे टाइम की बात करते हैं या ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो हमें रेगुलर एक्शंस, फ्रीक्वेंट एक्शंस या फिर रेगुलर इंटरवल पर होने वाले एक्शंस की बात करता है, तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो किधर दिया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हियर इन ऑप्शन नंबर ए, तो इट्स द आंसर। ओके, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 17, modal auxiliaries, verb, choose the right modal to fill in the blank. He has promised that he dash not harm you, he might not harm you, may not harm you, could not और shall not। अब यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा हिंट दे दिया है कि कैसा modal verb लगेगा। तो यहाँ पर बोला है प्रॉमिस किया है, ठीक है, प्रॉमिस दिखाया जा रहा है, श्योरिटी बताई जा रही है। तो जब हम मे और माइट की बात करते हैं तो ये तो प्रोबेबिलिटी बताते हैं या फिर पॉसिबिलिटी बताते हैं, ठीक है। कुड की बात करें तो कुछ पॉसिबिलिटी भी बताता है और पास्ट मेजरली बताता है पास्ट एबिलिटी। शैल की बात करें तो शैल बताता है फ्यूचर एक्शंस,
क्योंकि फ्यूचर टेंस में लगता है ना। लेकिन जब हम मोडाल ऑक्सिलरीज पढ़ते हैं तो मैं एक मतलब प्रोमिनेंट कह सकती हूँ कि पॉइंट आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि व्हेनेवर शल जो है वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगाया हो या हम यूज करें तो कब करें। ऐसा नहीं है कि शल का यूज, क्योंकि जनरली जब टेंस पढ़ते हैं तो आप लोगों को बताया जाता है कि शल जो है वो आई और वी के साथ लगता है, फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यू के साथ नहीं लग सकता, ही शी या किसी नाम के साथ नहीं लग सकता, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ नहीं लग सकता है। कब? जब वो एक्शन की या फिर एक सेंटेंस में श्योरिटी बताता है, सर्टेनिटी, प्रॉमिसिंग बिहेवियर एक्सप्रेस करता है। ये पढ़ाया गया है, याद है आप लोगों को। तो शल सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ कब लगता है? जब वो प्रॉमिसिंग बिहेवियर, श्योरिटी, सर्टेनिटी, डिटर्मिनेशन ऐसी चीजें एक्सप्रेस करता है, क्योंकि मोडाल्स हैं बिहेवियर, मूड यही बताएंगे। तो यहाँ पर ही के साथ शल आएगा। ही शल नॉट हार्म यू, मतलब वो प्रॉमिस करता है, वो इस चीज की श्योरिटी देता है कि हार्म नहीं करेगा, तो ही के साथ शल आएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन हमारे पास आर्टिकल्स पर क्वेश्चन है। He was very courageous to learn to dash ski at 50। अब स्की क्या हो गया? एक तरह का स्पोर्ट्स हो गया, है ना। तो एक चीज याद रखना, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट गेम्स, स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हम उनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते। ये हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में पढ़ते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब जहां आर्टिकल्स नहीं लगते हैं या हटाने होते हैं। ओके, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं लास्ट टू क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 रीड करेंगे। चूज एन appropriate synonym for the underlined word। underlined word क्या है? insipid। sentence read करते हैं। the food given in the hospital was insipid but hygienic। tasty, delicious, tasteless, spicy। insipid का मतलब क्या होता है? unflavored। ठीक है, unflavored, और you can say without any taste, tasteless। ये इसका मतलब होता है, कोई फ्लेवर नहीं है, कोई तड़का नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, एकदम टेस्टलेस है। ठीक है, हम बोलते हैं ना ऐसा, तो उसी को हम लोग इंसिपिड कहते हैं। तो इंसिपिड का मतलब क्या हो गया? टेस्टलेस। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन बोला है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट सिलेबस से रिलेटेड भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया होता है होमोफोन्स एंड होमोनियम। रिमेंबर, होमोफोन्स, होमोनियम्स। एक और टॉपिक दिया होता है पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, चूज द सेंटेंस, चूज द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड्स, आपको ये भी बोला जा सकता है, यहाँ तो आपको ये बोला सकता है करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि देख लो डबल फिलर्स हैं, पेयर्स में दिया है हमें फिलर्स, है ना, ब्लैंक। और उसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं हमारे, ये एक्चुअली में होमोफोन्स हैं, तो वो भी टॉपिक निकल गया। तो ये इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो हमें राइट और राइट बोला है। एक होता है राइट ये, एक होता है राइट ये। इस राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। ये राइट क्या बताता है? दो चीजें बताता है, तो ये होमोनियम भी हो गया। एक बताता है डायरेक्शन और एक बताता है कि सही है ना, ट्रू है, सही है, ये बताता है हमें। तो यहाँ पर क्या हो गया? इट इज नॉट सही, ये सही नहीं है, इट इज नॉट राइट टू लिखना नास्टी ईमेल्स टू योर सबऑर्डिनेट। एक हो गया सही नहीं है, दूसरा हो गया लिखना। तो राइट एंड राइट, विच वन इज द राइट आंसर? इट्स ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों होमोफोन्स हैं। ठीक है, और हम इसको क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स में से आए, क्योंकि पेयर्स में हम लोगों को वर्ड्स दिए हैं या ब्लैंक्स दिए हैं। ऑलराइट, तो ये दो क्वेश्चन पेपर थे आपके 2022 एंड 2024 पेपर में से, जो आज मैंने आप लोगों को करवा दिए। फर्दर यूट्यूब पे मैं और भी एमसीक्यू सेशन फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस लेके आऊंगी, जो आप लोग रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्रेपरेशन, योर लर्निंग और योर प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को मैंने एक और चीज़ बता दी है कि दिस इज़ द कोर्स जो कल से स्टार्ट हो रहा है, बैच कल से लाइव क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं। स्पेसिफिकली मैं लाइव क्लासेस ले रही हूँ क्योंकि मैं लाइव पढ़ाना प्रेफर करती हूँ, ताकि स्टूडेंट से वन ऑन वन इंटरेक्शन हो और एक एक चीज़ मैं उनकी क्लियर भी कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अलावा आप किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हो, जूनियर असिस्टेंट जेकेएसएसबी का एग्जाम देने वाले हो, नैब तहसीलदार की पोस्ट आउट है, एसआई की पोस्ट आउट है,
है ना, लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जाम होने वाला है, तो ये सारे कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अवर ऐप, यू कैन ज्वाइन देयर. Okay everyone, so that is it for the day. Take care.